आजकल अधिकतर लोग अपना खाली समय सोशल मीडिया पर ही बिताते हैं, जिसमें कुछ लोग अपनी प्रोफाइल है उसे सही बनाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी प्रोफाइल है उसको गलत तरीके से बनाते हैं, जो कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बनाई जाती है। और इन्हीं सारी चीज़ों में कई बार लड़कियां उनके हत्थे चढ़ जाती है, जो उनकी हाई प्रोफाइल देख के उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। और इन्हीं चीज़ों का कई बार बहुत ही बुरा नतीजा होता है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इसमें भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें एक लड़की एक लड़के को बहुत अमीर समझकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है, और वही लड़का फिर उसे अपने ही कमरे में चबूतरे में चिनवा देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये सारी चीज़ें हम आगे की पूरी कहानी में जानेंगे। लेकिन आप अगर आगे की घटना सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप भी यही कहेंगे कि लोगों में इंसानियत तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल में। एक जगह पड़ती है बांकुरा, और वहीं पर एक परिवार रहा करता था, जिसमें उस परिवार के मुखिया का नाम था देवेंद्र कुमार शर्मा। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था आकांक्षा उर्फ श्वेता, जो कि अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। और एक दिन वो अपने पिताजी से कहती है कि पापा, यहाँ पर कोई शिक्षा का अच्छी जगह नहीं है, या कहे कि नौकरी की कोई अच्छी कंपनी नहीं है, तो मैं नौकरी करने के लिए दिल्ली जाना चाहती हूँ, जहाँ पर मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया है और मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आया है। तो उसके पिताजी, जिन्होंने यहाँ पर बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी दिखाई कि उन्होंने अपनी बेटी से ना ही कंपनी का नाम पूछा, ना ही जगह का नाम पूछा, ना ही उसके साथ जाना जरूरी समझा, और उन्होंने अपनी बेटी को अकेले ही दिल्ली भेज दिया, जहां पर कुछ दिन तक उनकी बेटी से उनका संपर्क रहता है। लेकिन बाद में जो श्वेता थी, उनसे उनका संपर्क टूट चुका था, और साथ ही सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव नहीं थी। तो उनके घर वालों को चिंता होती है कि आखिर में श्वेता से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पाया। तो वो दिसंबर 2022 को पुलिस के पास जाते हैं। 2021 को, दिसंबर 2021 को वो पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस में कंप्लेन कराई जाती है। पुलिस वाले इस केस में कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखाते हैं, और इसीलिए सारे केस को वो फरवरी 2022 को जाकर पूरी तरह से उस केस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अब जो पुलिस वाले थे, वो उस लड़की की कॉल डिटेल निकलवाते हैं, और कॉल डिटेल निकलवाने के बाद में लोकेशन निकलवाई जाती है, वो किससे ज़्यादा बात करती थी ये पता चलता है। और उन सारी कॉल डिटेल्स को निकलवाने के बाद जो पुलिस वाले थे, वो उस लड़की के पिता और भाई को लेकर सीधा पहुंचते हैं साकेत नगर, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में पड़ता है। और जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वो एक मकान में जाते हैं, और उस मकान का जो एड्रेस कॉल डिटेल में आ रहा था, वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में उन्हें एक लड़का मिलता है जिसका नाम था उदयन, और वो उदयन को पकड़ते हैं। अब उदयन से वो पूछताछ करते हैं कि श्वेता कहाँ है। उदयन पहले तो बहाना बनाना शुरू करता है कि उसे श्वेता का नहीं पता, लेकिन जब पुलिस वाले उसके साथ सख्ती दिखाते हैं तो वो बोलना शुरू करता है, और वो अपने कमरे में लेकर जाता है, और एक चबूतरा बना हुआ था, उस चबूतरे की तरफ इशारा करता है कि श्वेता यहाँ है। पुलिस वाले समझ नहीं पाते कि ये क्या कहना चाहता है। तो फिर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, श्वेता कहाँ है। तो वो कहता है कि श्वेता इस चबूतरे के अंदर है। तो फिर वो कहता है कि श्वेता को मैंने मार के इसके अंदर दफना दिया है। पुलिस वाले मजदूरों को बुलाते हैं, और 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस चबूतरे को तोड़ा जाता है, जो कि एक पलंग के रूप में बनाया गया था, और उसके ऊपर उदयन रोज सोता था। जब उसको तोड़ा जाता है तो उसके अंदर एक बक्सा निकलता है, और उसी बक्से के अंदर सीमेंट से पूरी तरह से लिपी हुई जो श्वेता थी उसकी लाश निकलती है, जो कि पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। अब उदयन से थाने लाया जाता है, और फिर उससे पूछताछ की जाती है कि तूने श्वेता को क्यों मारा था। तो उदयन कहता है कि 2007 से मेरी और श्वेता की दोस्ती हुई थी, हम दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और जो उदयन था, उसने अपनी प्रोफाइल पर लिख रखा था
कि वो आईआईटी किया हुआ है और वो अमेरिका में नौकरी करता है, और साथ ही वो अपनी फ़ोटो को एडिटिंग करके इस हिसाब से डालता था कि लगता था कि वो वाकई में विदेश में ही रहता है। अब धीरे धीरे श्वेता की और उसकी दोस्ती बढ़ने लग जाती है, और इन सारी चीज़ों के बीच में 2016 आ जाता है, और 2016 के बीच में वो दोनों फैसला करते हैं कि अब हमें मिलना चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में जो उदयन था वो श्वेता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी दिल्ली में शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अमेरिका रहना अच्छा नहीं लगता, मैं यहीं पर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। और इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में फिर आता है 2021, और 2021 को जो श्वेता थी वो 24 जून को अपने घर से आई थी, ये कहकर कि वो दिल्ली में नौकरी करेगी, और वो 24 जून को यहाँ पर आकर उदयन से मिलती है, और उदयन उसे कहता है कि मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है, तो तुम मेरे साथ में मेरे दूसरे फ्लैट पे चलो, मैं तुम्हें वो फ्लैट भी दिखाना चाहता हूँ। दिल्ली में भी हालांकि उसका खुद का फ्लैट था, और वो उसे लेकर जाता है मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जगह पड़ती है साकेत नगर, और उसी का सेक्टर 3, जहाँ पर भी उसका खुद का फ्लैट था, और वो उसे वहाँ पर लेकर जाता है। वो लोग 24 जून से 14 जुलाई तक वहाँ पर रहते हैं, और इसी बीच में श्वेता को पता चल जाता है कि जो उदयन है वो उसे बेवकूफ़ बना रहा है। उसने कोई आईआईटी नहीं की है, कोई वो अमेरिका रहकर नहीं आया है, क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज से समझ चुकी थी कि वो तो बहुत कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। और वो जब उससे इस बारे में पूछती है तो वो बता देता है कि वो मात्र 12वीं पढ़ा हुआ है, और उसने ये सारी चीज़ें अपनी प्रोफाइल पर झूठ में लगा रखी थी। श्वेता को इन सारी चीज़ों से बहुत गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है, और वो उसे सारी चीज़ें बता देती है, जिससे कि उदय को गुस्सा आता है, और वो श्वेता से कहता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब जो श्वेता थी वो किसी से भी बात करती तो उदय को गुस्सा आने लग गया। उसने श्वेता का फ़ोन भी तोड़ दिया था, और उसने एक दिन तो श्वेता को अपने घर में बांध दिया था, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता था। और श्वेता ने जब इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध किया, बांधने का विरोध किया, उसका कहना नहीं माना, तो उसने 14 जुलाई 2021 को जो श्वेता थी उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब उसे लगा कि इसकी लाश का क्या किया जाए, तो वो मार्केट में जाता है, 14 कट्टे सीमेंट के लेकर आता है, साथ ही जो भी कंस्ट्रक्शन में बाकी का सामान यूज होता है वो लेकर आता है, और वो श्वेता को एक बक्से में डालता है, और बक्से में डालकर उसको पूरी तरह से सीमेंट से उसकी लाश को लिपापोती कर देता है। और फिर उसके बाद में बक्से को बंद करता है। बक्से के चारों तरफ भी वो बाकी सीमेंट वगैरह लगाकर उसको एक पलंग का आकार दे देता है, जिसपे कि जैसे उसने सोने के लिए सीमेंट का पलंग बनाया हुआ है, और वो उस पलंग को टाइल्स वगैरह लगा के बहुत अच्छे से बेड की तरह बना देता है, ताकि कभी किसी को शक भी नहीं हो। अब इन सारी चीज़ों को वक्त बीत रहा था, जुलाई में उसने उसे मारा था, और इन सारी चीज़ों को 4-5 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसके घर वालों को पुलिस ने उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। स्टार्टिंग में वो अपने घर पे रोज़ बात भी नहीं किया करती थी, तो उसके घर वालों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं कर लेगी, जो कि उसके घर वालों की बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी थी। और फिर वो अपने पुलिस वाले जो थे वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता को बुलाओ, वो कहाँ रहते हैं। तो वो पुलिस वालों को बताता है कि मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का रहने वाला हूँ, रायपुर का रहने वाला हूँ। बोले तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तो वो कहता है कि उनको भी मैंने मार दिया। तो कि उनको क्यों मारा? कि वो भी श्वेता की तरह बहुत ही ज़्यादा झिकझिक करते थे, इसीलिए मैंने उन्हें भी मार दिया। और कि उनकी लाश कहाँ है? तो वो कहता है कि हमारे ही घर के पीछे एक बगीचा बना हुआ है, उसी बगीचे में मैंने उनकी लाश को दफना दिया। और पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि उनको मारे हुए कितना वक्त हो गया, तो वो कहता है कि 2010 में ही मैंने उन्हें मार दिया था, यानी कि काफ़ी लंबे समय बीत चुका था, काफ़ी लंबा वक्त बीत चुका था, सालों बीत चुके थे, लेकिन अभी तक किसी को भी इन सारी चीज़ों की भनक तक नहीं लगी थी, जो कि उसकी एक अच्छी किस्मत कह सकते हैं। लेकिन फिर पुलिस वालों के सामने ये सारी चीज़ें आती है, और वो कहता है कि मेरी माँ भी सरकारी नौकरी करती थी, मेरे पिताजी भी सरकारी नौकरी करते थे, जिसमें मेरी माँ की 30,000 रुपये पेंशन आती है और मेरे पिताजी की 20,000 रुपये पेंशन आती है। साथ ही मेरे 3-4 फ्लैट हैं, उनका भी अच्छा खासा किराया आता है।
मेरे पिताजी की 8 लाख रुपए की एफडी है, उससे भी मुझे ब्याज मिलता है और इन सारी चीज़ों से मेरा बहुत ही अच्छा गुजारा हो जाता है। और पुलिस वाले अब उसे छत्तीसगढ़ लेकर जाते हैं, जहाँ जाने के बाद में जो पुलिस वाले थे वो जगह बताता है, उसको खोदा जाता है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ नरकंकाल निकलते हैं। वो लाश पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पुलिस वाले उसे अरेस्ट करते हैं, चार्जशीट बनाई जाती है जो कि 300 पन्नों की एक चार्जशीट होती है और इसमें 19 गवाह शामिल होते हैं। और इन सारी चीज़ों के तौर पर जो उदयन था उसे कोर्ट जज के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर जज उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाता है, जो कि आकांक्षा उर्फ श्वेता के केस में था और उसके माता पिता के केस में हालांकि उसे कोई सज़ा नहीं हुई थी। हालांकि अभी तक सज़ा नहीं हुई है, उसकी जो सज़ा है वो उसे आगे मिलेगी, लेकिन उसे आकांक्षा के केस में उम्र कैद की सज़ा मिल चुकी है। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपके बच्चे चाहे कहीं पर भी नौकरी करे, कहीं पर भी कमाने जाए, कहीं पर भी रहे, लेकिन सिर्फ उनके कहने पर विश्वास ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की उम्र ही ऐसी होती है कि वो उसमें किसी भी मजबूरी में सही, किसी भी बहकावे में सही झूठ बोल देते हैं। लेकिन आप उनके माता पिता हैं, आप उनका परिवार है, तो आप अपने बच्चों के जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी वो रहते हैं, बीच बीच में वहाँ जाते रहे, उनको बिना बताए जाए, कभी बता कर जाए तो वहाँ पर जाते रहे, और जहाँ पर भी वो नौकरी करते हैं वहाँ पर भी पूरी जानकारी रखें कि उसमें कुछ भी सही उन्होंने झूठ तो नहीं बोला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके बच्चों की छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, आपको अपने बच्चों से दूर कर सकती है। बच्चे हैं, गलती हो जाती है, लेकिन आप तो माता पिता हैं, तो आप उन पर पूरी तरह से अच्छी तरह से ध्यान रखें, उन्हें वक्त वक्त पर सही गलत की राय देते रहें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।